नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पल्लवी पॉडकास्ट में। आज की जो मैंने कहानी चुनी है वो बड़ी ही अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि इस वर्ड का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब हमें किसी को कुछ ताना मारना होता है, उनकी बुद्धि के ऊपर कोई टिप्पणी करनी होती है, तो अक्सर हम ये कहते हैं, अरे बैल बुद्धि है क्या। यस, मेरी कहानी का नाम भी यही है। मैंने जो शीर्षक चुना है उसका नाम दो बैलों की कथा है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानियों में से एक है। तो आइए शुरू करती हूँ दो बैलों की कथा। वैसे जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत ही गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मार डाल दो, उसके चेहरे पे कभी यह असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। वैशाख के महीने में एक आध बार कुरेल कर लेता है, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल, जिसका अर्थ हम गधा का प्रयोग करते करते कहते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया को ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी की सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अरियल बैल को भी हमने देखा है, और कभी कभी ऐसी रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसे गधे से नीचा स्थान न दिया जाए। झूरी के पास ऐसे ही दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे को मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, उस समय एक की चेष्टा होती है एक दूसरे से ज़्यादा बोझ मेरे गर्दन पर रहे। दिन भर, दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट सूंघकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने पर दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूड़ी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। ये मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा न लगा, यह बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दोनों ने दांतों पसीने दिला दिए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़ के आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगों नीचे झुका के हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी हुई होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हम कभी दाने चारे की शिकायत नहीं करते। तुमने जो कुछ भी खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए तो एक ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, एक नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा टूरा डाले और घर की तरफ चले।
पगहे पर बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों की समय दुगुनी शक्ति आ गई थी, न जाने कहाँ से। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटनों पर पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह छलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। गांव और घर के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी है, आदमी। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता है तो भागते क्यों? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सलाहते नहीं, खिलाते हैं और रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है इन्हें। सूखे भूसे के अलावा कुछ न दूंगी, चाहे मर जाएं। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई, बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों की नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी निगाहों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरे ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की सरार उसका मजा चखाया और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बालों की खली चुनी सब कुछ दे दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाथ की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जूता सब टूटकर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो मैं दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई कि इसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर उसके सहायक समझ गए, इस वक्त टाल जाना ही सही रहेगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती।
प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो मैं रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते हो। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन इसकी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वहां लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दिया जाए। उसने गराव खोल दिए और दोनों चुप रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, देखो जरा, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज। गया शोर मचाने लगा। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिला। सीधे दौड़ते दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ तक पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है, राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे। नहीं, उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपने धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर की खेती थी। चढ़ने लगे। रह रहकर आहट लेते रहते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बलगे में झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती थी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों जाने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम पर है, पर उसका उपाय नहीं है।